हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर की जो क्लासेस चल रही थी वो कुछ समय से ऑफ थी। हम लोग फिर से आज से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग दो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। एक तो एडम्स रिपोर्ट यानी कि एडम की रिपोर्ट, दूसरा वुड का घोषणा पत्र। ये दो टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। और आपको पता है कि जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके का कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एग्जाम आपका अभी तक लिखित में नहीं आया है कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। इसीलिए पेपर चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो जाए या सब्जेक्टिव हो जाए, हम लोग दोनों ही तरीके की तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि ऊपर सब्जेक्टिव कंटेंट था, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें उसी से रिलेटेड डाल दिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसको ठीक से पढ़ लेता है उसके लिए पेपर फिर चाहे डिस्क्रिप्टिव बेस में हो जाए या फिर ऑब्जेक्टिव बेस में हो जाए, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ऊपर आपने वुड का एडम रिपोर्ट पढ़ी, नीचे अब आप देखेंगे वुड का घोषणा पत्र हम लोग पढ़ेंगे। एक क्लास में दो तीन टॉपिक क्लियर करेंगे तभी हमारे को टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसके 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नहीं, टॉपिक एडम्स रिपोर्ट। एडम की रिपोर्ट की बात करते हैं। आपको पता है कि एडम ने 3 रिपोर्ट दी थी। एडम रिपोर्ट पर मैंने 2-3 क्लासेस ली हुई भी हैं, लेकिन आज की क्लास सबसे अलग होगी। विलियम एडम एक समर्पित और उत्साही मिशनरी था। विलियम एडम जो था वह एक समर्पित, सैक्रिफाइस करने वाला उत्साही मिशनरी था। वह भारत में ईसाई धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आया था कि हम भारत चल करके ईसाई धर्म को फैलाएंगे, जन जन तक ईसाई धर्म पहुंचाएंगे, इसकी ईसाई धर्म को, उसकी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का उसका मेन उद्देश्य था, मकसद था ईसाई धर्म को फैलाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का। लेकिन भारतीय संस्कृति इतनी जबरदस्त और इतनी इफेक्टिव थी, चलिए बात करते हैं, किंतु भारतीय संस्कृति और ज्ञान विज्ञान से प्रभावित होकर के, यानी कि हमारे देश की, हमारे भारत का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसने उस पर कुछ अलग ही छाप छोड़ दी। वह उससे बहुत प्रभावित हुआ, बहुत अफेक्टेड हुआ और वह भारतीय शिक्षा का महान समर्थक और प्रेमी बन गया। आया तो था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने, ईसाई धर्म को फैलाने, लेकिन भारत की संस्कृति को देख करके वो अभिभूत हो गया और उस पर हमारी भारतीय संस्कृति का काफी प्रभाव पड़ा। ज्ञान विज्ञान से वो काफी प्रभावित हुआ और भारत की जो शिक्षा थी उसका वो बहुत बड़ा समर्थक बन गया, प्रेमी बन गया। उसको प्रेम हो गया हमारी भारतीय शिक्षा से, हमारी भारतीय संस्कृति से, भारत के ज्ञान विज्ञान से। उसे क्या हुआ? प्रेम हो गया। किसको? एडम को। एडम ने बहुत शीघ्र ही अपने विचारों और कार्यों से, यानी कि अपने थॉट्स से, अपने डीड्स से, अपने कामों से कोलकाता में ख्याति प्राप्त कर ली थी। उसको कोलकाता में काफी जो है ख्याति मिली, है ना, काफी वो फेमस हुआ। किसके माध्यम से? अपने थॉट्स के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने कामों के माध्यम से। उनके मित्रों, प्रशंसकों और भक्तों का काफी बड़ा समाज कोलकाता में तैयार हो गया, यानी कि उसके कई सारे फ्रेंड्स तैयार हो गए, बहुत सारे प्रशंसक, शुभचिंतक तैयार हो गए, काफी उसके भक्त हो गए। तो यह एक बड़ा समाज कोलकाता में तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एडम की जो प्रथम रिपोर्ट थी वह कब आई थी, उसमें किन बातों का समावेश था, उन सब चीजों को जानते हैं। एडम की प्रथम रिपोर्ट 1835 की बात करते हैं। एडम ने बंगाल की शिक्षा के संबंध में 3 रिपोर्टें तैयार की थी। पहला पॉइंट याद रखिए कि एडम ने बंगाल की शिक्षा के संबंध में, किसकी शिक्षा के संबंध में, कहां की शिक्षा की बात हुई थी एडम की रिपोर्ट में? तो एडम की रिपोर्ट में बंगाल की शिक्षा के संबंध में बात हुई थी, जिससे रिलेटेड उसने 3 रिपोर्टें तैयार की थी। कितनी रिपोर्ट तैयार की थी? 3 रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है। पहली रिपोर्ट 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत की गई थी। एडम की प्रथम रिपोर्ट कब आई थी? 1 जुलाई 1835 को आई थी। और यह रिपोर्ट कुछ पुरानी रिपोर्ट जो थी तथा उन अन्य उपलब्ध सामग्री पर बेस्ड, पर आधारित थी, है ना। अब देखिए, एडम ने 5 स्रोतों से, कहां से? 5 रिसोर्स थे
जिनसे अपनी इस रिपोर्ट की सामग्री एकत्रित की थी, है ना। हम लोग कुछ भी तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट्स ढूंढते हैं अलग अलग जगहों से, फिर एक पूरा कंटेंट तैयार करते हैं। उसी तरीके से एडम्स ने भी किया, जो अपनी रिपोर्ट तैयार की वह कुछ पुराने स्रोत ढूंढे, कुछ पुराने सोर्सेस ढूंढे, वहां से कुछ चीजें ली और पूरा एक उनको भी उसमें इंक्लूड किया कुछ पॉइंट्स को, है ना, कुछ चीजों को। फिर देखिए, अब देखिए, हाँ, 5 स्रोतों से अपनी इस रिपोर्ट की सामग्री एकत्रित की। कौन से थे वो 5 स्रोत? पहला था बुकानन की रिपोर्ट। बुकानन की रिपोर्ट का भी उसने अध्ययन किया और वहां से कुछ पिकअप किया। सेकेंड वन, लोक शिक्षण समिति के जो अभिलेख थे उनसे भी उसने कुछ ना कुछ लिया। हैमिल्टन की ईस्ट इंडिया कंपनी गजेटियर और मिशनरियों की कॉलेज व स्कूल रिपोर्ट, यह भी उसका एक सामग्री थी, वह आधारित थी इस पर। और इंडिया हाउस लंदन के सर्चर द्वारा संकलित जो सामग्री थी, इसको भी उसने अपना सोर्स बनाया, अपना स्रोत बनाया। यह है वो 5 स्रोत थे जहां से उसने अपनी इस रिपोर्ट की सामग्री एकत्रित की थी। अब देखिए, एडम की जो रिपोर्ट थी उसमें उसने कौन कौन से साक्ष्य सूचनाएं एकत्रित की। उसने संपूर्ण बंगाल प्रांत के विद्यालय संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए, यानी कि बंगाल प्रांत के जितने भी विद्यालय थे उनसे रिलेटेड जो भी आंकड़े थे वह उसने प्रस्तुत किए। विद्यालय के लिए भूमि उच्च धनी और संपन्न नागरिकों द्वारा दान दे दी जाती थी, यह बात उसने उसमें शामिल की कि विद्यालय के लिए जो भूमि है वह जो उच्च धनी लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वह दान दे देते हैं बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। विद्यालयों की स्थिति बहुत समृद्ध नहीं थी, उसने इस बात का भी उसमें इंक्लूड किया इसको कि विद्यालयों की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। फिर उन्होंने बात कही, स्त्री शिक्षा के नाम पर लोगों में डर की भावना भी बनी हुई है, स्त्रियों को लोग शिक्षित नहीं करना चाहते, ऐसा उनके अंदर बना हुआ है कि हम पुरुष ही शिक्षित होंगे, हम पुरुष ही काम करेंगे, स्त्रियां अपना घर का कामकाज करेंगी। उर्दू भाषा उस समय मुसलमानों में सामान्य रूप से प्रचलित आम बोलचाल की भाषा थी। यह कुछ साक्ष्य और सूचनाएं जिनको हमने पढ़ा, जो कि हमारे फर्स्ट जो प्रथम रिपोर्ट थी उसमें एकत्रित की गई। ठीक है, ये उनके ये साक्ष्य एकत्रित किए गए, इकट्ठा किए गए कि ऐसा 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 होता है, ये चीजें व्याप्त है। जो दूसरी रिपोर्ट थी एडम की, उसमें क्या बात कही गई? एडम की दूसरी रिपोर्ट 23 दिसंबर 1836 को तैयार हुई। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पॉइंट है? एडम की जो दूसरी रिपोर्ट थी वह 23 दिसंबर 1836 को तैयार हुई थी और यह रिपोर्ट उनके स्वयं के सर्वेक्षण और अध्ययन का परिणाम थी, यानी कि उन्होंने एडम ने खुद सर्वेक्षण किया, अध्ययन किया, उसी का रिजल्ट थी। कौन? सेकंड रिपोर्ट। कब आई थी? 23 दिसंबर 1836 को। उन्होंने राजशाही जिले के नैटोर थाने का बारीकी से सर्वेक्षण कर शिक्षा संबंधी तथ्य और आंकड़े एकत्रित किए। उन्होंने राजशाही जिले के नैटोर थाने, जो नैटोर थाना था, उसका उन्होंने बहुत ही डीपली सर्वेक्षण किया और शिक्षा से संबंधित जो भी तथ्य थे, जो भी आंकड़े थे, उन्होंने उसको क्या किया? कलेक्ट किया। क्या कलेक्ट किया कि क्या क्या जानकारी उनको वहां से मिली एडम को? पहला तो जानकारी ये मिली कि शिक्षकों का जो वेतन है वो 5.5 रुपए पर महीने के हिसाब से है। कितना है? 5.5 रुपीज पर मंथ, 5.5 रुपए प्रति महीना है। और स्त्री शिक्षा का अभाव है। थाने की कुल जनसंख्या उन्होंने निकाली कि जो कुल जनसंख्या है वह 19,95,296 है और उस पर सिर्फ 27 विद्यालय हैं। कितने? 27 विद्यालय मात्र, इतनी जनसंख्या पर। कुल क्षेत्र में 405 गांव थे जिनमें 260 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, अब आती है एडम की तीसरी रिपोर्ट की बात। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। एडम ने फरवरी 1838 को अपनी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब? एडम ने फरवरी 1838 को अपनी तीसरी और लास्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की। 3 रिपोर्ट दी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहली 35, दूसरी 36, फिर 38। एडम की तीसरी रिपोर्ट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट की सामग्री भी
उनकी स्वयं की खोज और अन्वेषण का ही परिणाम है। इन्होंने खुद खोज की, खुद खोजबीन की, अन्वेषण किया और उसमें अनेक उपयोगी सुझाव हैं। रिपोर्ट 2 भागों में है। कितने भागों में है? 2 भागों में रिपोर्ट है। क्या है 2 भाग उसके? पहले भाग में 5 जिलों में, कौन से हैं 5 जिले? एक तो मुर्शिदाबाद है, बीरभूम, वर्धमान, दक्षिण बिहार और तिरहुत के संबंध में शिक्षा संबंधी तथा अन्य आंकड़े इसमें प्रथम भाग में इनकी बात की गई है। दूसरे में भारत में शिक्षा सुधार संबंधी सुझाव दिए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एडम की प्रथम रिपोर्ट कब आई? अभी आपने पीछे पढ़ा कि एडम की जो प्रथम रिपोर्ट है वह कब आई? 1 जुलाई 1835 को आई। कब आई? 1 जुलाई 1835 को एडम की फर्स्ट रिपोर्ट आई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, एडम की दूसरी रिपोर्ट कब आई थी? 25 दिसंबर 1836, 23 दिसंबर 1836, 28 दिसंबर 1837 या फिर 21 दिसंबर 1935। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट वन ऑप्शन है आपका बी। एडम की जो दूसरी रिपोर्ट थी वह 23 दिसंबर 1836 को आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एडम की तीसरी रिपोर्ट भाई कब आई थी? तो एडम की जो तीसरी रिपोर्ट थी वह हमारी 1838 में आई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, फोर्थ वन। मुर्शिदाबाद की शिक्षा का विवरण किस रिपोर्ट में? जो मुर्शिदाबाद की शिक्षा है उसका विवरण किस रिपोर्ट में किया गया है? तीसरी रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट या फिर किसी में नहीं? तो मुर्शिदाबाद की शिक्षा का विवरण जो है वह हमारा किसमें? तीसरी रिपोर्ट में आता है। मुर्शिदाबाद की शिक्षा का विवरण किस रिपोर्ट में देखने को मिलता है? तीसरी रिपोर्ट में देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बहुत ठीक से, बहुत ध्यान से पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि इधर यूनिवर्सिटी 2 एग्जाम कंटिन्यू बीएड के ऑब्जेक्टिव ले चुकी है। एडम रिपोर्ट की मुख्य संस्तुति क्या थी? शिक्षा के आंकड़े, स्कूलों की शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा में सुधार लाना या फिर सार्वजनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सुझाव देना। तो एडम रिपोर्ट की जो मुख्य संस्तुति थी वह हमारी यही थी, सार्वजनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सुझाव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंड द बेस्ट वन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, किसका यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है? ऐसा कौन मानते थे? किसका यह दृढ़ विश्वास था? लॉर्ड मैकाले, एडम, विलियम बेंटिंग या फिर इन सभी लोग यही कहते थे कि किसी भी शिक्षा के माध्यम से ही हम किसी भी समाज का विकास कर सकते हैं। तो ये बात कहने वाले कौन थे? एडम थे। एडम ने कहा कि किसी भी समाज का अगर विकास करना है तो जन जन घर घर तक शिक्षा पहुंचाओ, जो है क्या होगा, उससे समाज का विकास, डेवलपमेंट अपने आप होना शुरू हो जाएगा। एडम की रिपोर्टों में सच्चा वर्णन किया गया है तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति का, तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था का, भारतीयों का शिक्षा के प्रति प्रेम या फिर उपरोक्त सभी। डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो एडम की रिपोर्ट है उसमें सच्चा वर्णन तत्कालीन यानी कि उस समय की भारत की जो शिक्षा पद्धति थी उसका भी वर्णन किया गया, और उस समय भारतीय शिक्षा की जो व्यवस्था थी, जो कंडीशन थी, उसका भी वर्णन किया गया है, और भारतीयों का शिक्षा के प्रति कैसा प्रेम था, किस तरीके से वो शिक्षा को अपनाते थे, इसका भी भरपूर वर्णन किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, एडम्स प्रतिवेदन का प्रथम भाग किससे संबंधित था? शैक्षिक आंकड़ों के संकलन से, राजशाही जिले में प्राचीन शिक्षा पद्धति की जांच से, देशी विद्यालयों में सुधार से या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वन। एडम्स प्रतिवेदन का प्रथम भाग जो था वह शैक्षिक आंकड़ों के संकलन से संबंधित था। किससे? शैक्षिक आंकड़ों के संकलन से। और 9th वन क्वेश्चन कहता है, शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट किस जिले में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित, यानी कि कौन सा जिला था जिसका सर्वेक्षण करने के बाद दूसरी रिपोर्ट आई थी? नैटौर, मंगलौर, पश्चिमी मिदानपुर, नॉर्थ परगना। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि
जो नैटोर जिला था, इसका सर्वेक्षण, जो दूसरी रिपोर्ट थी वह नैटोर जिले में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 10th वन क्वेश्चन कहता है सरकार की तरफ से स्कूलों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश किस प्राच्यवादी विचारक द्वारा की गई थी? कौन से थे वो प्राच्यवादी विचारक? माजिनी, वोल्टेयर, एडम या फिर इब्सन? इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एडम। ठीक है, कौन थे? एडम थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एडम की प्रथम रिपोर्ट के मापदंड थे जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या, शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण या फिर उपरोक्त सभी। इसमें आपका ये उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एडम की जो प्रथम रिपोर्ट थी उसके मापदंड क्या थे? जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या होनी। भाई जितनी जनसंख्या है उसी के हिसाब से संस्थाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है और संस्थाएं कम है। शिक्षा का स्वरूप भी बदलते रहना चाहिए, शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण हो पाए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत में गद्य साहित्य का इतिहास प्रारंभ हुआ किससे? मौलिक लेखन से, पारंपरिक कहानियों से, मुहावरों की व्याख्या से या फिर अंग्रेजी की गद्य रचनाओं के अनुवाद से। देखिए तो यहाँ पे भारत में जो गद्य साहित्य का इतिहास था वह अंग्रेजी की गद्य रचनाओं के अनुवाद से प्रारंभ हुआ। ओके, चलिए तो यहाँ पे हमारे ये ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से क्लियर हुआ। एडम रिपोर्ट हमने पूरी पढ़ डाली। अब हम बात करेंगे वुड के घोषणा पत्र की। चलिए वुड की घोषणा पत्र की बात कर लेते हैं। पहले सब्जेक्टिव बेस पढ़ेंगे फिर ऑब्जेक्टिव बेस पढ़ेंगे। 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, किसके लिए? 1853 में बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जब नवीन चार्टर का निर्माण हो रहा था। किसका? नवीनीकरण हो रहा था, नया चार्ट बन रहा था, नई व्यवस्थाएं बन रही थी, नए तरीके से कुछ बदलाव किया जा रहा था। उस समय भारतीय शिक्षा में उठे विवादों और असंतोष के कारण ब्रिटिश संसद के सदस्यों ने यह फील किया, अनुभव किया कि अब भारतीय शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अब भारतीय शिक्षा पर हम हंस नहीं सकते, हम भारतीय शिक्षा का मजाक नहीं बना सकते, है ना, उसकी हंसी ठिठोली नहीं कर सकते, है ना, और उसकी जांच पड़ताल कर स्पष्ट नीति निर्धारित की जानी चाहिए। अब जितना मजाक उड़ाना था उड़ा लिया, अब ये वो भारत नहीं रहा। ब्रिटिश लोकसभा ने एक विशेष संसदीय समिति नियुक्त की। समिति ने, जस्ट अ मिनट प्लीज, समिति ने 1853 तक हुई भारतीय शिक्षा की प्रगति का अध्ययन किया। किसने? समिति ने 1853 तक जो भी भारतीय शिक्षा का प्रोग्रेस हुआ, जो भी प्रगति हुई, उसको स्टडी किया, अध्ययन किया और भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में चले आ रहे विवादों के दोनों पक्षों के विचारों की जानकारी प्राप्त की। ठीक है, चलिए। अनेक शिक्षाविदों ने जो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से एक्टिव होकर के काम कर रहे थे, समिति के समक्ष अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए। कि समिति के समक्ष मतलब उनके क्या थॉट्स थे, क्या विचार थे, जो समिति बन रही थी उन्होंने अपने विचार क्या किए, विचार दिए अपने। ठीक है, इनमें प्रमुख कौन कौन थे? टेवेलियन, पैरी, मॉर्समैन, विल्सन, हैलीड, ये वो लोग थे जिन्होंने समिति को अपने विचार दिए, समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए। और उस समय जो चार्ल्स वुड थे यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, मुख्य थे। आइए बढ़ जाते हैं। 1854 ईस्वी में वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित करवाया गया या किया गया। कब? 1854 में। अब वो घोषणा पत्र की मुख्य सिफारिशें क्या रही या उनके सुझाव क्या रहे उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, पहला, शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी का है, यानी कि जो भी शिक्षा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार अपने हाथ में ले, कंपनी अपने हाथ में ले। ठीक है, किस तरीके से शिक्षा का संचालन करना है, शिक्षा के विद्यालय को किस तरीके से मेंटेन करना है, कितने विद्यार्थियों पर कितने
स्कूल होने चाहिए। जो भी जिम्मेदारी है शिक्षा की वह सरकार अपने हाथों में ले, कंपनी अपने हाथों में ले। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तियों का बौद्धिक और नैतिक विकास करना ही नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो ब्रिटिश शासन को मजबूत बना सके, ब्रिटिश शासन को क्या कर सके, मजबूत बना सके, सुदृढ़ बना सके। थर्ड वन क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम में संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं को स्थान दिया जाए। यानी कि जो भी सिलेबस बच्चों का होना चाहिए, जो भी पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसमें आप संस्कृत को इंक्लूड करें, अरबी भाषा का प्रयोग करें, फारसी को शामिल करें, इन सभी भाषाओं को आप स्थान दें। किंतु पाश्चात्य साहित्य विज्ञान का अध्ययन ही अधिक उपयुक्त है। अंग्रेजी एवं भारतीय दोनों भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। यानी कि अंग्रेजी भाषा भी हो, भारतीय भाषा हो, इन दोनों ही भाषाओं को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया कि जो भाषा का शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वह इंग्लिश हो, अंग्रेजी भी हो, भारतीय भाषा भी हो। जन शिक्षा विभाग की स्थापना हो जिसका बड़ा अधिकारी जन शिक्षा संचालक होना चाहिए। विश्वविद्यालयों की स्थापना कलकत्ता, मुंबई, मद्रास आदि अन्य स्थानों पर कराई जाए। जो भी विश्वविद्यालय हों उनकी स्थापना कहाँ, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास इन स्थानों पर कराई जानी चाहिए। इनका आदर्श लंदन विश्वविद्यालय हो। आदर्श क्या होना चाहिए, लंदन विश्वविद्यालय। प्रत्येक विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए कुलपति, उपकुलपति, मनोनीत आदि सदस्यों का सुझाव दिया गया। और जो विद्यालय बने उनका एक सीक्वेंस होना चाहिए। पहले प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाए, फिर आप माध्यमिक स्तर की शिक्षा दें, उसके बाद हाई स्कूल लेवल की शिक्षा दें, फिर कॉलेज होने चाहिए और उसके बाद आप बच्चों को विश्वविद्यालय तक पहुंचाएं। 8th वन पॉइंट कहता है निश्चिंदन सिद्धांत का विरोध किया गया। किसका विरोध किया गया, जो हमारा ये वुड का घोषणा पत्र है इसमें निश्चिंदन सिद्धांत का विरोध किया गया और जनसाधारण की शिक्षा की बात की गई। प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए, ऐसे विद्यालय जिनमें बालकों को, बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। इंग्लैंड के समान अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रांत में प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जानी चाहिए। और उसके बाद स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, मुसलमानों की शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय भी चाहिए, तो व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं पर HR जेम्स कहते हैं वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है। जो वुड का घोषणा पत्र है वह भारतीय शिक्षा का क्या है, महाधिकार पत्र है। ऐसा HR जेम्स कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वुड के घोषणा पत्र से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न की। देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने है, सर चार्ल्स वुड कौन थे? एक गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। तो जो सर चार्ल्स वुड थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था एक लाइन में, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से मिलेगा। वुड डिस्पैच में किस शिक्षा स्तर पर विचार किया गया है? तो जो वुड डिस्पैच है, जो वुड का घोषणा पत्र है, इसमें शिक्षा को क्या बताया गया है? अभी मैंने आपको बताया कि इसमें पहले प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, फिर जो है माध्यमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि सभी स्तरों पर बात की गई है ना, सभी स्तरों पर बात की गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वुड डिस्पैच ने उच्च शिक्षा के विषय में क्या कहा है? विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, ये विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुरूप स्थापित हों, लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना जाए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के आधार पर आधारित हो। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना जाए। किसको माना जाए? लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना जाए। ठीक है। फोर्थ वन क्वेश्चन देखिए, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 1854 में। C1 इज द राइट आंसर, है ना। कब हुआ था? 1854 में। आगे बढ़ जाते हैं। वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वुड का घोषणा पत्र के प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारतीय शिक्षा विवादों को हल करना। ये तो था, बात ये सही है, ये भी उद्देश्य था। भारतीय शिक्षा विकास का मूल्यांकन करना, यह भी घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य था। मिशनरियों की शिकायतें दूर करना, यह भी घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य था।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? तो कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? 19 जुलाई 1854 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, 19 जुलाई 1854। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में किस भाषा को महत्व दिया गया है? प्राच्य भाषा को इंपॉर्टेंस दिया गया है, पाश्चात्य, या फिर प्राच्य और पाश्चात्य इन दोनों भाषाओं को महत्व दिया गया है? प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र है इसमें प्राच्य और पाश्चात्य इन दोनों ही भाषाओं को इंपॉर्टेंस दिया गया है, महत्व दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र के अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र के अनुसार जो उच्च शिक्षा हो उसका माध्यम, मीडियम क्या होना चाहिए? हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाएं होनी चाहिए। कौन सी? हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं होनी चाहिए। चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र में किस भाषा के महत्व को स्वीकार किया गया है? चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र में किसको? अरबी और संस्कृत इन दोनों ही भाषाओं को महत्व दिया गया है। देखिए यहां पर बात हो रही थी इस क्वेश्चन में किसकी? उच्च शिक्षा का माध्यम। उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी, और दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, लेकिन यहां पर बात उच्च शिक्षा की नहीं, यहां पे आज्ञा पत्र की बात हो रही है। आज्ञा पत्र में भी आप अरबी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं को स्वीकार किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सर चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र में आज्ञा पत्र जो था वह कितने अनुच्छेद का था? वह 100 अनुच्छेद का था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है, यह बात किसने कही है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, एच.आर. जेम्स का कथन है ये। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है, यह कथन एच.आर. जेम्स का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और प्यारे दोस्तों आप सुन लीजिए, ये जो पीडीएफ है वो पेड है, ठीक है, इसकी कुछ फीस है, आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जितनी भी पीडीएफ्स हैं ये पेड ग्रुप में सेंड कर दी जाती हैं, ठीक है। पेड ग्रुप आपके 6 कंप्लीट हो चुके हैं, 7th नंबर ग्रुप चल रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चे फीस पे करते हैं उनको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है और उसको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि जो भी आगे कंटेंट रेडी होता है वो तुरंत उनको भेज दिया जाता है। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, नंबर मैं लास्ट में दे दूंगा। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किससे कहा गया है? तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड के घोषणा पत्र को कहा गया है। किसको कहा गया है? वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है। भारतीय शिक्षा में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसे क्या कहा गया? जिसे महाधिकार पत्र कहा गया। भारतीय शिक्षा में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसे महाधिकार पत्र कहा गया, ठीक है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, घोषणा पत्र के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो घोषणा पत्र के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बालक की जो मातृभाषा है आप बालक को उसी भाषा में सिखाएं, ताकि बालक अच्छा, जल्दी और बेहतर सीख पाए। आज्ञा पत्र में, अच्छा पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले और आप अच्छे से बेहतर तैयारी कर पाएं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। फीस पे करने के बाद आपको तुरंत पीडीएफ पहुंचाई जाती है। ओके, दिस वन इज द कॉन्टैक्ट नंबर 9628182649। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। आज्ञा पत्र में संस्कृत, अरबी और फारसी को स्थान दिया गया है। उच्च स्तर के पाठ्यक्रम में, निम्न स्तर के पाठ्यक्रम में, संपूर्ण पाठ्यक्रम में, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे संपूर्ण पाठ्यक्रम में आज्ञा पत्र में संस्कृत, अरबी और फारसी को स्थान दिया गया है। किसमें? संपूर्ण पाठ्यक्रम में, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, क्लास अब हम लोग कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।